लेट्स टॉक अबाउट द अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इज़राइल। 7 साल बाद एक बार फिर इज़राइल और फ़िलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार हो रहे हवाई हमलों और गोलाबारी के बीच एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। साल 2014 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था जो कि 50 दिन तक चला था। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाहों की तस्वीरों को देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच के विवाद की जड़ क्या है। ऐसा क्या है जिसके कारण दोनों के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर आ रहे हैं। इतिहास पर नज़र डाला जाए तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच का विवाद काफ़ी पुराना है, ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना। बाइबल में प्रभु ने इज़राइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इसी जगह अत्याचारों का सामना करना पड़ा और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा है। वहीं फ़िलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है और वो किसी भी स्थिति में उसे नहीं खोना चाहते। 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस घटना को एक्सोडस कहा जाता है। इस घटना के बाद यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए। इस दौरान एक और शब्द एंटीसेमिटिज्म प्रचलन में आया। इस शब्द का मतलब था हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग, यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैलाया गया कि ये दुनिया के सबसे चालाक कौम है, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे में एंटीसेमिटिज्म की वजह से कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी पड़ती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं ने यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाने के लिए कहा, जिसे डेविड स्टार कहा जाता था। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी। पहचान छिपाने या गलत बताने पर यहूदियों के लिए सज़ा का भी प्रावधान था। थियोडर हर्जल नाम के व्यक्ति, जिन्होंने इज़राइल के संगठन की सैद्धांतिक नींव रखी थी, एक यहूदी थे जो कि वर्तमान इज़राइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखने के नाम से जाने जाते थे। 1860 में जन्मे हर्जल वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटीसेमिटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो फ्रांस आ गए और वहाँ उन्होंने साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच हुए एक युद्ध में फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी अल्फ्रेड ड्रेफस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर पर कवर स्टोरी की। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश की या राज्य की स्थापना करेंगे। साल 1897 में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। जायनिस्ट का हिब्रू में अर्थ है स्वर्ग। इस संस्था को पूरी दुनिया के यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठा भी होने लगे। हर साल संस्था के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी मौत का यहूदियों के अलग देश के आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि जायनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ऑटोमन साम्राज्य का परचम लहराता था, लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदी और ब्रिटेन के बीच बाल्फोर समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फ़िलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। इस समझौते के बाद जायनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना के लिए उस इलाके में बड़ी आबादी की मौजूदगी ज़रूरी है। ऐसे में यहूदियों ने अपने देशों को छोड़कर धीरे धीरे फ़िलिस्तीन के इलाके में बसना शुरू किया। लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यहूदियों को इस इलाके में बसने में मदद की। उन्हें यहाँ बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए गए।
इसके साथ ही फ़लस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साल 1920 और 1945 के बीच यूरोप में बढ़ते उत्पीड़न और हिटलर की नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फ़लस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फ़लस्तीनियों को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फ़लस्तीनियों और यहूदियों के बीच टकराव शुरू हो गया। 1933 में जर्मनी का सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों को पूरी दुनिया से खात्मा करने की योजना बनाई। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज़ के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारना शुरू किया। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान 60 लाख से अधिक यहूदियों का संहार किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ़लस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में वो इस मामले को नवगठित संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में अंग्रेज़ इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजराइल वजूद में आया। इजराइल के खुद को राष्ट्र घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला बोल दिया। इसी के साथ ही अरब इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ने अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता से इजराइल पर हमला किया। यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। 1 साल तक लड़ाई के चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फ़लस्तीनी विस्थापित हुए। युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी। 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिन में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्जे वाले वेस्ट बैंक, गाज़ा और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इजराइल का इन इलाकों पर कब्जा है, यहाँ तक कि यरूशलेम को वो अपनी राजधानी बताता है। हालांकि गाज़ा के कुछ हिस्से को उसने फ़लस्तीनियों को वापस लौटा दिया। वर्तमान में ज़्यादातर फ़लस्तीनी गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। उनके और इजरायली सैन्य बलों के बीच संघर्ष होता रहता है। तो ये सारी कहानी थी इजराइल और फ़लस्तीनियों के बीच संघर्ष की। आशा करते हैं आपको